हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनको थ्योरी वाइज डिफाइन करेंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो गारंटेड इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे। आपके अदर टॉपिक्स भी पूछे जा सकते हैं, हम गारंटी इसकी नहीं लेते हैं, लेकिन बट आप अगर इतने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका जो फार्माकोलॉजी वाला एग्ज़ाम है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जी पूरी थ्योरी बना दीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका एक ही वीडियो में पूरी थ्योरी बना दीजिए। तो हमने थोड़ी सी मेहनत की और मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बना दी है। दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, 3 घंटे की भी हो सकती है, बट अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अपनी रफ़ कॉपी ले लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए तो आपको मोस्ट को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो दे चुके हैं और इसमें भी हमने इसकी क्लिप लगा दी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हैं क्वेश्चन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका जो पहला टॉपिक था वह आपका था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आती है तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमने जितने भी फार्माकोलॉजी के चैप्टर हैं उनकी लिंक दे दी है। आपको अगर पहला चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले चैप्टर को ओपन कर लीजिए, और अदर चैप्टर पढ़ने हैं तो आप उन चैप्टर की भी लिंक ओपन कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आपका टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 2 टाइप का होता है, यानी यह 2 टाइप के इफ़ेक्ट शो करता है। पहला इसका इफ़ेक्ट होता है एक सिस्टेमिक इफ़ेक्ट और सेकंड होता है इसका लोकल इफ़ेक्ट। फिर उसके बाद इसको क्लासिफाइड किया गया है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। सिस्टेमिक इफ़ेक्ट देखिए 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल और एक पेरेंट्रल, और जो आपका लोकल इफ़ेक्ट होता है वह केवल सिंगल फॉर्म में ही होता है। जो लोकल इफ़ेक्ट है उसमें एग्जांपल है आपके स्किन, आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप, इंट्रानेजल, और आपके इंटरनल में आते हैं ओरल, सबलिंगुअल और इनेमा, यानी रेक्टल वाली ड्रग्स आती हैं इसके अंदर। जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल को भी 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन इसका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह आपका इंजेक्शन वाला है। इसमें इंजेक्शन इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्राथीकल और इंट्रासीसस, इंट्राप्लूरल, इंट्रापेरिटोनियल और इंट्राडर्मल आते हैं। तो अब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके इंजेक्शंस कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। तो उससे पहले हम आपको इटर्नल रूट वाले जो भी आपके टॉपिक्स थे, जैसे ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका मोस्ट कॉमन रूट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वेरी फेमस मेथड है, और इसमें ड्रग वाटर या मिल्क के साथ ली जाती हैं। फिर इसके बाद इसके एग्जांपल टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर, सिरप होते हैं, और इनके एडवांटेज होते हैं, यानी मोस्ट प्रीफर्ड रूट होता है, चीपेस्ट अवेलेबल रूट होता है, और इसको लेना आसान होता है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज भी बहुत हैं। इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, यानी इनका एक्शन स्लो होता है बहुत ही, और ये जब बॉडी में जाते हैं तो ये आपके स्टोमच में गैस्ट्रिक इरिटेशन कर देते हैं। ओरल रूट से मेडिसिन लेने पर आपके जो दांत होते हैं वे गंदे हो जाते हैं, वॉमिटिंग होने लगती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए हैं। उसके बाद सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ड्रग को टंग के नीचे रखा जाता है, यानी जीभ के नीचे रखकर ड्रग को खाया जाता है। यानी इसमें एग्जांपल होते हैं जो इफिड्रीन होता है और नाइट्रोग्लिसरीन जो टेबलेट होती है, ये सबलिंगुअल के एग्जांपल होते हैं। इसके एडवांटेज हैं, यानी इसके एडवांटेज क्या हैं, ये जो है इनका रैपिड एक्शन होता है और ड्रग एब्जॉर्ब जल्दी हो जाती है। इसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है, यानी इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग को नहीं दे सकते हैं, और बहुत सी ड्रग होती हैं वह आपकी टंग के नीचे ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं और अपना एक्शन शो नहीं कर पाती हैं।
इन ड्रग को लेने पर इरिटेशन कॉज हो जाता है म्यूकोसा में, और ऑप्थेल्वल यानी इनका जो टेस्ट होता है वह इसका बहुत ही कड़वा होता है। फिर आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसमें ड्रग को जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन चैनल होते हैं उसके द्वारा नहीं दी जाती है। इसमें ड्रग सीधे इंटेस्टाइन में नहीं जाती है, और जो आपके इंटरनल वाले थे उसमें जो ड्रग थी वह सीधे आपके इंटेस्टाइन में जाती थी, बट पेरेंटल वाले में आपके इंटेस्टाइन में ड्रग नहीं जाएगी। फिर पेरेंटल थेरेपी में मेडिसिन को सॉल्यूशन फॉर्म में दिया जाता है, जो होलो नीडल्स या सिरिंज के द्वारा दी जाती हैं। इनके एडवांटेज भी बहुत हैं, यानी अनकॉपरेट पेशेंट को भी इंजेक्शन दिया जाता है, यानी जो पेशेंट मेडिसिन लेने में अनेबल होते हैं उनको दिया जाता है। जो पेरेंटल वाले इंजेक्शन होते हैं इनसे वॉमिटिंग नहीं होती है और डायरिया भी नहीं होती है। इसमें स्टोमच में इरिटेशन कॉज नहीं होता है, और इसमें ड्रग को एक्यूरेट डोज में दी जाती है। इसमें बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वह 100% होती है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वह नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसको सेल्फ एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं, किसी डॉक्टर की आवश्यकता होती है, और ड्रग लेने के बाद दोबारा वापस नहीं किया जा सकता है। अगर आप पेरेंटल रूट से ड्रग को लेते हैं तो ड्रग दोबारा वापस नहीं आ सकती है। अगर आप ओरल रूट से लेते हैं तो बहुत से चांसेस ऐसे होते हैं आपको वोमिटिंग करा के जो ड्रग होती है वो वापस कर ली जाती है। फिर जो इसके इंजेक्शन यूज़ होते हैं, सबसे पहला इंजेक्शन है आपका इंट्रावीनस। इंट्रावीनस क्या होता है, इसमें हम हाथ की वेन, जो आपके हाथ में वेन होती है उसमें इंजेक्शन लगाते हैं। और आपके हाथ में कौन कौन सी वेन होती है जिसमें इंजेक्शन लगाते हैं, एक क्यूबाइटल होती है, वेसिलिक होती है, सिफेलिक वेन में हम इंजेक्शन को अप्लाइड करते हैं। इसके भी बहुत से एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, यानी ये अपना एक्शन जल्दी शो करती है, और बायोअवेलेबिलिटी जो होती है इसकी 100% होती है, इमरजेंसी में बहुत यूज़फुल होती है। फिर इसके डिसएडवांटेज हैं, जो डिसएडवांटेज इसके लिखे हुए हैं, बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ शॉर्ट, इनका एक्शन बहुत ही शॉर्ट होता है। फिर इंट्रामस्कुलर, ये आपके बटक, थाई, डेल्टॉइड मसल में इंजेक्शन दिए जाते हैं। थर्ड इसका पार्ट है सबक्यूटेनियस, यानी ये जो इंजेक्शन होता है वह 45 डिग्री पर दिया जाता है। इसमें ड्रग सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्ट कर दी जाती है। यह मेथड केवल नॉन इरिटेंट ड्रग के लिए ही यूज़ किया जाता है। जो ड्रग नॉन इरिटेंट होती हैं, यानी जो इरिटेशन कॉज नहीं करती हैं, उनके लिए मेथड यूज़ किया जाता है। अप्लाइड फॉर आर्म, फोर आर्म, थाई एंड सबक्यूटेनियस स्पेस में इंजेक्शन को दिया जाता है। जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन आपको सबक्यूटेनियस जो रूट होता है उसके द्वारा दिया जाता है। इसके बाद इसका टॉपिक है इंट्रा आर्टिकुलर, वही टॉपिक है आपके, बस आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है, आपको समझ में आ जाएगा। इंट्रा आर्टिकुलर ये कीमोथेरेपी में यूज़ किया जाता है। मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है और जो एंजियोग्राफी होती है उसमें इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर यानी इंजेक्शन इनटू जो जॉइंट कैविटी होती है उसमें आपको इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको कहते हैं आर्टिकुलर। और इंट्राथीकल यानी इसका एफ पार्ट है इंट्राथीकल, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी जब ऑपरेशन किया जाता है तो आपकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद पर्सन बेहोश हो जाता है क्योंकि उसको एनेस्थीसिया दी जाती है रीढ़ की हड्डी के द्वारा। और इंट्राडर्मल रूट यानी इस रूट का यूज़ सिकनेस टेस्ट, डिप्थीरिया के टेस्ट में किया जाता है, और बहुत सी वैक्सीन लगाने में इनका यूज़ किया जाता है। और इंट्राओसियस यानी इंजेक्शन डायरेक्टली इन बोन मैरो इन केस ऑफ यानी फ्रैक्चर के केस में आपको बोन मैरो में इंजेक्शन दिया जाता है। इंट्राप्लूरल रूट लंग्स में इन्फेक्शन होने पर इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इंट्रापेरिटोनियल यानी डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक यानी आपको स्टोमच या इंटेस्टाइन में इंजेक्शन दिया जाता है। तो आपके जो पेरेंटल में जितने भी टाइप्स आपके इंजेक्शन के हैं वह हमने आपको जल्दी जल्दी समझा दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और वहां से सभी चैप्टर्स को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका एक टाइप और था इन्हेलेशन
यानी जो जितनी गैस वाली ड्रग होती हैं उनको इनहेलेशन के द्वारा दिया जाता है। फिर आपका छोटा सा टॉपिक आता है एब्जॉर्प्शन। ये आपका एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, यानी आपने ड्रग को किसी भी रूट से दे दिया बट वह ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने की क्रिया को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसका मैकेनिज़्म क्या है? एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, यानी ड्रग से एपीआई निकलने के बाद उसमें वाटर के स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जो एक्वस चैनल के द्वारा फिल्टर होकर निकल जाते हैं। फिर पैसिव डिफ्यूज़न होता है। यह डिफ्यूज़न आपका बिना एनर्जी के होता है। इसमें जो ड्रग होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। उसके बाद आता है आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, यानी ये ट्रांसपोर्ट भी आपका पैसिव डिफ्यूज़न की तरह ही होता है, बट इसमें जो ड्रग होती है उसका ट्रांसपोर्ट बाय द चैनल, यानी किसी चैनल के द्वारा होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट के अपोजिट होता है। इसमें जो ड्रग होती है वह लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है और इसमें एनर्जी की आवश्यकता भी पड़ती है। फिर पिनोसाइटोसिस, यानी जब कोई सब्सटेंस लिक्विड की फॉर्म में एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से इंट्रा सेलुलर मटेरियल में जाती है, यानी जब कोई सब्सटेंस होता है वह लिक्विड की फॉर्म में एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल होता है वहाँ से इंट्रा सेलुलर मटेरियल में जाती है तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद आपके बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपके एब्जॉर्प्शन की क्रिया को यानी इन्फ्लुएंस करते हैं, रोकते हैं, रोकने का कारण बनते हैं। यानी पहला इसका कारण है फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग, यदि ड्रग का एब्जॉर्प्शन ड्रग की फॉर्म पर भी डिपेंड करता है, यानी अगर ड्रग की फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म में है ड्रग और या गैस फॉर्म में है तो वह जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, अगर ठोस फॉर्म में ड्रग है तो वह जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगी। सेकेंड इसका पॉइंट है पार्टिकल साइज़, यदि ड्रग के पार्टिकल साइज़ बड़े हैं तो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, यदि पार्टिकल साइज़ छोटे हैं तो अच्छे से वह एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर आता है कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने पर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद एरिया एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया भी एब्जॉर्बिंग पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। पीएच ऑफ ड्रग, यानी ड्रग के पीएच का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है एब्जॉर्प्शन में। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस रूट से आपने ड्रग को दिया है यह भी बहुत इफ़ेक्ट डालता है आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन पर। फिर एक आपका छोटा सा टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी, यानी आपने कितनी ड्रग हमने दी किसी पेशेंट को और वह कितनी मात्रा में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाती है, इसके अनुपात को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। यानी किसी पेशेंट को आप जितनी ड्रग देते हैं और कितनी क्वांटिटी में ड्रग पहुंच पाती है इसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, यानी क्वांटिटी ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन अपॉन में लिखना है क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड। फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, यानी फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, यानी फर्स्ट पास हिपैटिक जो मेटाबॉलिज्म होता है बायोअवेलेबिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर में हो जाता है जिसके कारण ड्रग कम मात्रा में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाती है। फिर इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक, व्हाट ए ड्रग डज टू द बॉडी, यानी इसकी थ्योरी बहुत आसान है, हम आपको पढ़कर बता रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए। मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, यानी ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट किया जाए, ड्रग बॉडी में जाकर यानी बॉडी में फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल चेंज करेगी, अपने इफ़ेक्ट शो करेगी। ड्रग कई वैरायटी से वर्क करेगी बॉडी के अंदर जाकर, यानी ड्रग को आपने किसी भी रूट से दे दिया, जब ड्रग बॉडी में जाती है तो वह फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज शो करेगी, अपने इफ़ेक्ट को शो करेगी और कई वैरायटी से वह वर्क करेगी। तो जब ड्रग दी जाती है तो वह क्या क्या एक्शन आपकी बॉडी में दिखाती है, तो पहला आपका पॉइंट है स्टिमुलेशन, यानी ड्रग आपकी बॉडी को स्टिमुलेट कर सकती है। दूसरा टॉपिक है डिप्रेशन, यानी आपकी बॉडी को डिप्रेस भी कर सकती है, यानी कोई पेशेंट ओवर एक्टिव है
तो उस पेशेंट को डिप्रेस करने का वर्क करती है। इरिटेशन, कुछ ड्रग बॉडी में जाने के बाद इरिटेशन कॉज कर देती हैं। और फोर्थ जो इसका एक्शन होता है रिप्लेसमेंट, यानी बॉडी में किसी हार्मोन्स की डिफिशिएंसी है तो उसे बाहर से ड्रग देकर उस डिफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है। जैसे इंसुलिन इज़ कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। फिर फिजिकल एक्शन भी बहुत चेंज करते हैं और केमिकल एक्शन बॉडी के बहुत से चेंजेस करती है ड्रग। फिर इसका है मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग एक्शन, यानी ड्रग बॉडी में जाने के बाद सबसे पहले वह उस जो रिसेप्टर होता है यानी उस रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करेगी जिस रिसेप्टर पर उसे एक्शन शो करना है। यानी आपने अगर ड्रग ले ली है तो ड्रग सबसे पहले उसी रिसेप्टर पर जाएगी जिस रिसेप्टर पर उसे वर्क करना है। फिर रिसेप्टर क्या होता है, यह मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ही कोई भी ड्रग आकर उस रिसेप्टर पर बाइंड करेगी वह रिसेप्टर अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। फिर आपका एक टॉपिक है आपका ड्रग एक्शन में ही आपका टॉपिक है फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग इफ़ेक्ट, यानी कौन कौन से फैक्टर आपको मॉडिफाई करते हैं, ड्रग को मॉडिफाई करते हैं। जैसे एज, यानी चिल्ड्रन किसी भी ड्रग को लेकर हाइपर रिएक्टिवेट होते हैं क्योंकि इनके अंदर रीनल फंक्शन इमेच्योर होता है। इनको डोज कैलकुलेट करके दी जाती है। डोज को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है और फार्मूले को इसमें नहीं डिफाइन करना है क्योंकि आपको फैक्टर लिखने हैं। उसके बाद आपका जो बॉडी वेट होता है, बॉडी वेट पर भी ड्रग एक्शन निर्भर करती है क्योंकि बहुत कम जिनका वज़न होता है उन पर ज़्यादा हाई डोसेज की ड्रग नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडी वेट के अनुसार डोज देनी चाहिए। सेक्स, फीमेल और मेल पर भी ड्रग का डोज निर्भर करता है। और जो आपका होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी ड्रग के एक्शन को यानी अफेक्ट करता है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम यानी किस टाइम आप ड्रग को दे रहे हैं यह भी आपके ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करता है। फिर है आपका पैथोलॉजिकल स्टेट, पर्सन को अदर कोई डिसीज़ है तो ड्रग अपना अच्छे से एक्शन शो नहीं कर पाती है अगर कोई जेनेटिक डिसीज़ है। फिर टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है, जब कोई ड्रग दी जाती है तो वह ड्रग अपना एक्शन शो नहीं करती है, उस पेशेंट को उसी ड्रग का हायर डोज दिया जाए तो वह ड्रग अपना एक्शन शो करती है जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस। तो दोस्तों जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें से जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह हमने इस वीडियो में समझा दिया है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर देखिए दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पहले चैप्टर की लिंक दी गई है, उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। इसमें भी हमने इसको बहुत अच्छे से बताया है लेकिन थोड़ा जल्दी से बताया है ना, क्योंकि पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में आप लोग कमेंट कर रहे हो कि बार बार सर एक ही वीडियो में पूरा बना दीजिए, तो इसलिए इस वीडियो को हमने बना दिया है। फिर आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट जो होते हैं। एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट को एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, एंटी एडिनर्जिक ड्रग और इसमें सिम्पेटोलाइटिक ड्रग, एडिनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉकिंग एजेंट भी कहा जाता है। तो एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ड्रग एडिनर्जिक ड्रग के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट कहते हैं। जो एडिनर्जिक ड्रग होती हैं उनके वह एडिनर्जिक रिसेप्टर के जो भी वर्क है उनको ब्लॉक कर देती हैं। इनका क्लासिफिकेशन हमने लिखा है बहुत ही आसान। पहले आपको पढ़ना है अल्फ़ा एडिनर्जिक ब्लॉकर। अल्फ़ा एडिनर्जिक ब्लॉकर में आता है पहला टॉपिक नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर। इसमें आपको कोई 2 या 3 ड्रग याद कर लेनी है, फिनॉक्सीबेंजामाइन और अर्गोटॉक्सिन, अर्गोटामाइन। फिर जो आपका आता है सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर जिसमें आती है ड्रग प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, आपको 3 इसमें भी याद कर लेनी है। फिर आपका आता है अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव
जिसमें ड्रग आपकी आती है योहिम्बीन। फिर इसका क्लासिफिकेशन में आता है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर में सबसे पहले आता है नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर। इसमें प्रोपिनोलॉल, टिमोलॉल, सोटालॉल ड्रग आ जाती है। सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, इसमें मिटाप्रोलॉल, एटिनोलॉल 2 ड्रग आप इसको पढ़ लीजिए। फिर आता है आपका सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर, जिसमें ब्यूटोएग्जामिन ड्रग आ जाती है। लास्ट में आपका एक क्लास और आता है अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकिंग एजेंट, जिसमें लेविटालोल और इसमें कार्बिडिलोल ड्रग आ जाती है। यहाँ पर कार्बिडिलोल की स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा CARVEDILOL। तो दोस्तों एडिनर्जिक इस टाइप से आप लिख सकते हैं। इसके हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन को लिखा हुआ है, देखिए आप देख लीजिए एक बार। हार्ट यानी इसमें हार्ट रेट बढ़ जाएगी और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वे वैसोडाइलेशन की क्रिया करेंगी, और जो पपिल होंगे उसमें डायलेशन होगा। इंटेस्टाइन यानी डाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा और CNS रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा, यूरिन का फ्लो होने लगता है। इंडिकेशन को भी लिखा है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लें। फिर इसमें डोज होता है, डोज को आप इतना नहीं याद कर सकते हैं तो आप मैक्सिमम डोज या मिनिमम डोज को लिख दें। जैसे बेंजामीन का 10 mg है। फिर बहुत सी ड्रग हैं जिसमें हमने लिखा हुआ है सब। उसके बाद आपका इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी पढ़ सकते हैं आप, जैसे अस्थमा में नहीं देना है, COPD में नहीं देना है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर आता है आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट आपके क्या होते हैं, यानी वह ड्रग जो नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती हैं। जो नर्व इम्पल्स होता है उसके ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती हैं। जो नर्व इम्पल्स स्केलेटल मसल तक जाती हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। ये ड्रग जो होती है न्यूरोमस्कुलर आपकी ब्लॉकिंग एजेंट जो होती हैं, यानी जो नर्व इम्पल्स आपके स्केलेटल तक जाते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, जिस कारण जॉइंट में पेन, स्केलेटल में पेन बंद हो जाता है। तो जो नर्व इम्पल्स को ब्लॉक करती हैं उनको हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन है आपका, पहला क्लास आता है नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट, जिसमें फर्स्ट क्लास है लॉन्ग एक्टिंग, जिनका एक्शन लॉन्ग होता है यानी 1 घंटे से लगभग 2 घंटे तक रहता है, ट्यूबोक्यूरेनिन। और इसमें आती है ड्रग डेक्साक्यूरियम। इंटरमीडिएट में आती है एट्राक्यूरियम ड्रग आती है, और शॉर्ट एक्टिंग में मेवाक्यूरियम, और डीपोलराइजिंग एजेंट में आती है सक्सिनाइल कोलिन ड्रग। इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन स्केलेटल मसल में क्या होता है, यानी ये मोटर इम्पल्स को ब्लॉक कर देती हैं। CVS में नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट शो इन CVS। डीपोलराइजिंग क्या एक्शन अपना देते हैं, यानी मसल को रिलैक्सेंस कर देते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज हार्ट रेट यानी CBS में। इंडिकेशन इनका है जनरल एनेस्थीसिया, यानी जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है आपको हम बताएंगे आगे, आपको वीडियो में बताएंगे। इसको एनेस्थीसिया के साथ यूज़ किया जाता है, कन्वर्जेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, सीवियर टिटनेस में इसका यूज़ किया जाता है। यानी जो आपकी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट वाली ड्रग है इनका यूज़ किया जाता है। इनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन हार्ट पेशेंट को नहीं देना है, अस्थमा पेशेंट को नहीं देना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो आप सब में लिख सकते हैं हार्ट पेशेंट को नहीं देना है और अस्थमा पेशेंट को नहीं देना है। इनका डोज है, आप इसको एक बार देख लें। फिर आपका आता है लोकल एनास्थेटिक। लोकल एनास्थेटिक क्या होते हैं, यानी लोकल एनास्थेटिक वह होते हैं जो किसी लोकल एरिया को यानी शून्य करने के लिए दिए जाते हैं, ये लोकल एनास्थेटिक होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन होता है सबसे पहले इंजेक्टेबल एनास्थेटिक। इसमें सभी ड्रग कैन वाली आती हैं, जिसमें CAINE कैन लगा होता है। इसमें पहला क्लास है लो पोटेंसी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसमें क्लोरप्रोकेन और इसमें प्रोकेन ड्रग आती है। फिर सेकंड में आता है इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन, जिसमें लिग्नोकेन, प्रिलोकेन ड्रग आ जाती है। हाई पोटेंसी वाले में ब्यूपिवाकेन जो ड्रग होती है, रोपिवाकेन ड्रग को आप पढ़ सकते हैं।
सरफेस एनास्थेटिक आता है फिर बाद में। सरफेस एनास्थेटिक में आपको कोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन और ऑक्सीथाजेन ड्रग एक बार बढ़िया से लिख कर देख लेना है और अपने एग्ज़ाम को देने चले जाना है। दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, बट आप परेशान ना होइए, आपको समझ में आएगा। आप देखते रहिए, लगातार वीडियो को पढ़ते रहिए। जो लोकल एनास्थेटिक होते हैं इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखिए। इफ़ेक्ट ऑन सेंसेशन, यानी लोकल एनास्थेटिक सेंसेशन और पेन को ब्लॉक कर देती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इनका वर्क क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वैसोडाइलेशन एंड हाइपोटेंशन यानी आपको प्रोड्यूस करते हैं। स्मूथ मसल में रिलैक्स करते हैं स्मूथ मसल को, और इनका यूज़ स्ट्रेस को रिड्यूस करने में और ऑपरेशन करने में, छोटा सा ऑपरेशन करने में, यानी आप थोड़ा सा जल गए हैं उसको ऑपरेशन करने में यूज़ किया जाता है। इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, यानी इन्फेक्शन में इसको नहीं देना है, अगर किसी को एलर्जी है उसको नहीं देना है, मेजर सर्जरी यानी बड़ी सर्जरी में इसको नहीं देना है, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी नहीं देना है, और बहुत सी आपके रीनल डिसीज़ और लीवर डिसीज़ होती हैं उसमें इसको नहीं देना है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट को भी हमने थोड़ा सा लिखा है, आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ में आएगा। क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखा हुआ है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए हमने इसको टोटल हिंदी इंग्लिश मिक्स में डिफ़ाइन कर दिया है। तो दोस्तों ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस, यानी माइस्थेनिया ग्रेविस में कौन कौन सी ड्रग यूज़ की जाती हैं और माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। इसमें एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वह एम एंड एन रिसेप्टर पर अटैक कर देते हैं। जब एम और एन रिसेप्टर पर अटैक कर देते हैं तो एम और एन रिसेप्टर की जो संख्या होती है वह कम हो जाती है, जिस कारण एसिटाइल जो कोलिन होता है वह अच्छे से बाइंड नहीं कर पाती है। और इस डिसीज़ के जो ये वाली माइस्थेनिया ग्रेविस वाली डिसीज़ है इसमें मसल कमज़ोर हो जाती हैं और जिस कारण कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है। इसमें थोड़ी सी ड्रग आप देख लीजिए एक बार। एंटी कोलिन स्टेरॉइड ड्रग में आपको प्रिडोस्टिग्मिन पढ़ लेनी है, और इम्यूनोसप्रेशन में आपको साइक्लोस्पोरिन और एजिथ्रोप्रिन ड्रग देख लेनी है। इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन आप दे सकते हैं और प्लाज्मा एक्सचेंज करके इस डिसीज़ को आप यानी माइस्थेनिया ग्रेविस वाले डिसीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। फिर क्या आपका नेसिड्स, नेसिड्स भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करके जाइए अपने एग्ज़ाम में। तो नेसिड्स क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग वह ड्रग होती हैं जो पेन को रिलीव करती हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती हैं एंड बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करती हैं। और ये जो ड्रग होती हैं फीवर में भी यूज़ की जाती हैं। इनका क्लासिफिकेशन बहुत आसान लिखा हुआ है। सबसे पहले क्लास आती है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जिसमें सैलिसाइलेट, इसमें ड्रग आती है एस्पिरिन। फिर सेकंड क्लास है प्रोपिनियोइक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सन ड्रग आ जाती है। फिर फिनामेट ड्रग आती है, फिनामेट में आता है मीफेनेमिक एसिड, और उसके बाद क्लास आती है आपकी इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें पिरोक्सिकेम और टेरोक्सिकेम ड्रग आ जाती है। फिर नेक्स्ट क्लास है आपकी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें इंडोमिथासिन और नेबुमिटोन ड्रग आती है। नेक्स्ट क्लास आपकी है नेसिड्स की पायरोजोलोन डेरिवेटिव, जिसमें फिनाइल ब्यूटेजोन आती है ड्रग, ऑक्सीफेन ब्यूटेजोन ड्रग आ जाती है। फिर जो नेसिड की सेकेंड क्लास होती है यानी सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, उसमें आता है प्रेफरेंटल कॉक्स 2 इन्वर्टर, जिसमें निमिसुलाइड जो ड्रग होती है, मिलोक्सिकेम और इडोलैक जो ड्रग आती है, डाइक्लोफेनेक और एस्क्लोफेनेक ड्रग आ जाती है। इसमें आप डाइक्लोफेनेक और एस्क्लोफेनेक ड्रग को याद रखेंगे। थर्ड वाले में सिलेक्टिव कॉक्स 2 इन्वर्टर, इसमें सेलिकोविक्स और इटोरिकोविक्स जो ड्रग होती है, और इसमें पेरिकोइक्स ड्रग आती है।
एनाल्जेसिक बट पुअर एंटी इन्फ्लामेटिव में पैरासीटामोल, मेटामिजोल और निफोपाम जो ड्रग होती है वह आती है। इसमें हमने एक ड्रग को भी डिफाइन कर दिया है, एस्पिरिन, जिसको कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन किस पर निर्भर करता है? इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन यानी एस्पिरिन कॉक्स की नॉन सिलेक्टिव ड्रग होती है। इसके इंडिकेशन क्या होते हैं? माइल्ड पेन में यूज़ की जाती है, एंटीपायरेटिक में, फीवर में, एंटी इन्फ्लामेशन में और एंटी प्लेटलेट्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी डोज क्या होती है? 300 से 600 mg TDS इसका यूज़ किया जाता है। और उसके बाद इसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं, पेप्टिक अल्सर, हाइपरसेंसिटिविटी, लीवर इन इंजरी। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन में पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ नेसिड्स और लीवर डिसीज़ में इसका यूज़ नहीं किया जाता। प्रेगनेंसी में भी इसका यूज़ नहीं किया जाता है। फिर दोस्तों, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है उसको हम बहुत जल्दी कवर कर चुके हैं और उसके बाद अब चैप्टर नंबर 3 पर आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 भी आपको बहुत जल्दी बताएंगे और समझाएंगे। चैप्टर नंबर 3 आपका है ड्रग एक्टिंग ऑन आई, यानी जो ड्रग आपकी आई पर एक्ट करती हैं उसके बारे में बताया गया है इसमें। तो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा, यानी ग्लूकोमा क्या होता है इसको बताएंगे। सबसे पहले ग्लूकोमा आई की एक डिसीज़ होती है जिसमें आई का इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, यानी आई के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। आई के अंदर की जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वह डैमेज हो जाती हैं, जिससे पर्सन को दिखना कम हो जाता है। इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वह इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो आपकी आई में एक्वस ह्यूमर जो ड्रेनेज कैनल होता है वह ब्लॉक हो जाता है, जिस कारण वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पाता है और आपका इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। ग्लूकोमा वैसे आपका 2 टाइप का होता है, लेकिन हमने बहुत से टाइप इसमें डिफ़ाइन किए हैं। ग्लूकोमा देखिए, प्राइमरी ग्लूकोमा होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज यानी नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है, और कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा जिसको हम जन्मजात ग्लूकोमा कहते हैं, सेकेंडरी ग्लूकोमा, एब्सोल्यूट ग्लूकोमा होता है। इसमें ड्रग जो यूज़ की जाती हैं इसका भी हमने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों जाइए वहाँ से, उसको अच्छे से भी पढ़ सकते हैं और आप इसमें भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें ड्रग आती है आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रस इन्वेटर में ड्रग आती है एसीटोजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, डोजोलामाइड, और ऑस्मोटिक एजेंट में मैनिटोल, ग्लिसरॉल आपकी ड्रग आ जाती है। फिर आता है आपका बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर में टिमोलॉल, बीटा एक्सोलॉल और लीवोबेनोलॉल, कार्टियोलॉल इसमें ड्रग आ जाती है। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन जो आपका होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, इसमें बिमाटोप्रोस्ट, लेटेनोप्रोस्ट और मायोटिक्स पिलोकार्पिन ड्रग आ जाती है। इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वह बहुत ही सरल है, यानी कार्बोनिक एनहाइड्रस इन्वेटर, यानी इस क्लास के ड्रग इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने के लिए एक्वस ह्यूमर के जो फॉर्मेशन है उसको कम कर देती हैं, जिस कारण एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन जो होता है वह अधिक नहीं हो पाता है और प्रेशर कम हो जाता है। फिर आपका बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर, इसमें टिमोलॉल जो ड्रग होती है वह बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसमें जो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर होते हैं ये आपके एक्वस ह्यूमर के जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर देते हैं, सिलेरी बॉडी से उसको कम कर देते हैं, और यानी रिड्यूस ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड ट्रीट हेडेच, यानी आपका जो सर में दर्द होता है उसको भी ये ठीक करने का वर्क करते हैं। इसकी जो ड्रग हैं उनका डोज भी लिखा है, यानी जो आपके टिमोलॉल है उसका डोज है डोजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड लिखा हुआ है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन पेप्टिक अल्सर, हाइपोटेंशन और एपिलेप्सी, पोस्ट ऑपरेटिव जो इन्फ्लामेशन होता है, पार्किंसोनिज्म। इंडिकेशन क्या है इसका? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, और इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने के लिए ड्रग दी जाती हैं आई पेन में, और रिड्यूस बीपी यानी हार्ट रेट को कम करने में
इनका यूज़ किया जाता है। अब आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम बताएंगे। आपका पहला टॉपिक है जनरल एनेस्थेटिक। द ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, यानी आपकी बॉडी को पूरा शून्य करने के लिए जिन ड्रग का यूज़ किया जाता है वह जनरल एनेस्थेटिक ड्रग होती हैं। यानी आपको बेहोश करने के लिए जिन ड्रग का यूज़ किया जाता है वह जनरल एनेस्थेटिक ड्रग होती हैं। यानी जो एनेस्थीसिया होता है वह 2 टाइप का होता है, एक होता है लोकल, एक होता है जनरल। लोकल आपको बताया है, यानी आपको कम जगह पर चोट लगी, आपके उंगली में चोट लगी है तो उसको शून्य करने के लिए जो ड्रग दी जाती हैं वह लोकल होती हैं, और आपकी पूरी बॉडी को शून्य करने के लिए जो ड्रग दी जाती हैं वह जनरल एनेस्थेटिक ड्रग होती हैं। इसका क्लासिफिकेशन है इन्हेलेशन एनेस्थेटिक, जिसमें इन्फ्लुरेन, डिस्फ्लुरेन, हेलोथेन और ईथर ड्रग आती है। सेकंड क्लास है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक, जिसमें थियोपेंटाल सोडियम, कीटामिन जो हाइड्रोक्लोराइड होती है और डाइज़ोपाम जो होती है ड्रग, उसका यूज़ किया जाता है। गैसियस एनेस्थेटिक में नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, यानी ये ड्रग जो होती हैं वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करती हैं, इसके फंक्शन को रोक देती हैं और स्लीप प्रोड्यूस कर देती हैं। इन ड्रग को लेने पर दर्द का एहसास समाप्त हो जाता है। फिर इसमें ड्रग कुछ लिखी हैं, उनके इंडिकेशन लिखे हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम इतना आपको डिटेल में नहीं समझा सकते। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से वीडियो को पढ़ लीजिए, क्योंकि हम आपको ओवरव्यू दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको समझा सकते हैं। ज़्यादा समझाने से वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप बोर होने लगेंगे। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, वही जनरल एनेस्थेटिक में इसका यूज़ किया जाता है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी उस पेशेंट को ये ड्रग नहीं देनी है जिसको इंट्राक्रेनियल हेमरेज होता है, उसको ये ड्रग नहीं देनी है। यही थियोपेंटाल सोडियम में बताया गया है। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सी होती हैं, यानी वह ड्रग जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं उनको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं। WHO ने कुछ बताया है कि डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें पर्सन का मूड डिप्रेस हो जाता है और इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वह लो हो जाता है और स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है। टाइप ऑफ डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन 2 टाइप का होता है। पहला होता है यूनिपोलर डिप्रेशन। यह डिप्रेशन एक ही डायरेक्शन में होता है, इसमें पर्सन लगातार डिप्रेशन में ही रहता है। जो बाइपोलर होता है वह आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है डिप्रेशन और एक होता है मेनिया। डिप्रेशन में पर्सन डिप्रेस हो जाता है और मेनिया में पर्सन बहुत खुश दिखने लगता है। इसका जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में पहला जो क्लास आता है मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इसमें फिनलजीन जो ड्रग होती है और आइसोकार्बोक्सिल जो ड्रग होती है वह आती है। और सेकंड में आपका है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट रीअपटेक इनहिबिटर, जिसमें ड्रग पूछी जाती है इमिप्रामिन आपको लिखनी है क्लासिफिकेशन में, और एमाइट्रिप्टाइलिन ड्रग लिखनी है। थर्ड क्लास है सिलेक्टिव सेरोटोनिन में ड्रग आती है फ्लोक्सिटिन, सेट्रालिन, सिटालोप्राम और ई-सिटालोप्राम ड्रग आती है। फिर उसके बाद फोर्थ में आपका है आटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ट्राजोडोन, विनलाफैक्सिन, नेफाजोडोन और बुप्रोपियोन जो ड्रग होती है वह ड्रग आपकी पूछी जाती है। सेरोटोनिन एंड नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसको कहते हैं SNRI, जिसमें वेनलाफैक्सिन ड्रग लिखनी है आपको। मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो होते हैं उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, यानी मूड को अपलेफ्ट करते हैं और पेशेंट को मोर इनर्जेटिक फील कराते हैं। ये जो मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होते हैं, इनका इंडिकेशन क्या होता है, ये सेकेंड लाइन ड्रग होती हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग जैसे ट्राईसाइक्लिक डिप्रेसेंट होती है। फिर इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो इन ड्रग को टायरामीन फूड के साथ नहीं देना है, जैसे चीज़, बनाना, पाइनएप्पल के साथ इन ड्रग को नहीं देना है।
ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में इसका जो आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, यानी एएनएस में ये एक्शन शो करती हैं और सीबीएस में। एएनएस में क्या करती हैं, यानी दे कॉज्ड ब्लड विजन, यानी देखने में इनसे प्रॉब्लम होती है, यानी देखने में सहायता करती हैं। ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती हैं। फिर जो सीबीएस होता है उसमें हाइपोटेंशन और टॉक्सिक इफेक्ट जो कॉज करती हैं। फिर इंडिकेशन, यानी इंडिकेशन क्या होते हैं, डिप्रेशन को ट्रीट करने में, माइग्रेन को ट्रीट करने में इनका यूज़ किया जाता है। इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है आप इसको देख लें, एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें इसको। उसके बाद क्या है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। जो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होते हैं इसमें क्या है, इसमें डेफिनेशन है, ये वह ड्रग होती हैं जिनका यूज़ स्केलेटल मसल को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है। इन ड्रग को सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कहा जाता है। दे आर यूज टू ट्रीट स्पाज्म, यानी स्पाज्म को ट्रीट करने में और पेन को ट्रीट करने में इनका यूज़ किया जाता है। इनका क्लासिफिकेशन क्या है, बारबिचुरेट्स, जिसमें फिनोबार्बिटोन, बेंजोडाइज़ेपिन यानी जो डायज़ेपाम है वह ड्रग यूज़ की जाती है। गावा डेरिवेटिव में वैक्लोफेन और मेफिनिन में आपकी मेफिनिन और मिप्रोबेमेट और क्लोरमाजोन जो ड्रग आती है उसका यूज़ किया जाता है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, वॉलंटरी मसल जो होती हैं उन पर ये वर्क करती हैं, उनको रिलैक्स करने का यानी वर्क करती हैं। सीएनएस को क्या करती हैं, ये सेडेटिव इफ़ेक्ट कॉज करती हैं। इनका इंडिकेशन आपको क्या लिखना है, मसल स्पाज्म में हेल्प करती हैं, एंजाइटी एंड टेंशन को रिड्यूस करती हैं। उसके बाद टिटनिस में भी इनका यूज़ किया जाता है और जो कन्वर्जन होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। कुछ आपके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी में, यानी इनसे हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। इसके डोज को भी लिखा है, यानी इनके जो ड्रग हैं उनके डोज को लिखा है। चैप्टर 5, यानी चैप्टर 5 भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हाइपरटेंसिव यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में जिन ड्रग का यूज़ किया जाता है उनको हाइपरटेंसिव कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन आपको कैसे लिखना है, इसमें सबसे पहले आप डायरेटिक्स वाले ड्रग को ऐड कर देंगे। जितने भी डायरेटिक्स वाले ड्रग हैं जैसे थियाजाइड, क्लोरथियाजाइड, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड और क्लोरथालिडोन, इसमें ड्रग आती है। फिर इसमें पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, स्पाइरोनोलेक्टोन, एमिलोराइड वाले ड्रग को लिखना है। फिर लूप डायरेटिक्स में फ्रूसिमाइड, ब्यूमेटनाइड ड्रग को लिख देना है। उसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में कैप्टोप्रिल, रेमोप्रिल ड्रग लिखना है। फिर जो इसका थर्ड क्लास है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, इसमें लोसार्टेन, बालसार्टेन ड्रग को लिखना है। फिर जो आपका आता है फोर्थ क्लास एडिनर्जिक ड्रग अल्फ़ा ब्लॉकर, इसमें प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन। बीटा ब्लॉकर में एटिनोलॉल, प्रोपिनोलॉल ड्रग लिख देनी है। अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर में आपको लेविटालॉल और कार्बिड्रॉल ड्रग लिखनी है। फिर इसका क्लासिफिकेशन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें बीरापामिल, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन ड्रग ऐड कर देनी है। बेसोडाइलेटर में हाइड्रालाजिन ड्रग को लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन अच्छे से आपको याद कर लेनी है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है और उसको बनाकर अपने एग्ज़ाम में लिख देना है। जो डायरेटिक्स वाली ड्रग होती हैं ये यूरिनेशन को बढ़ा देती हैं जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसमें जो ड्रग आती हैं उसको आपको डिफ़ाइन कर देना है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता देना है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो भी है, बीटा ब्लॉकर का जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है थोड़ा उसको लिख देना है। उसको लिखने के बाद ड्रग के कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन आपको डिफ़ाइन कर देने हैं। फिर एंटी एंजाइनल ड्रग, एंटी एंजाइनल ड्रग क्या होती हैं, यानी वह ड्रग जो एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए दी जाती हैं उनको एंटी एंजाइनल ड्रग कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, जब आपके यानी चेस्ट में दर्द होता है तो जिसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। इसकी जो ड्रग हैं वह कौन कौन सी हैं, बेसोडाइलेटर जिसमें नाइट्रेट वाली ड्रग आती हैं, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट ड्रग आती है।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वीरापामिल, एम्लोडिपिन और निफेडिपिन ड्रग लिखनी है आपको। पोटेशियम चैनल ओपनर में आपको निकोरेंडिल और मिनोएक्सिडिल ड्रग को ऐड करना है। फिर बीटा ब्लॉकर में एटिनोलॉल और प्रोपेनोलॉल ड्रग और मिटोप्रोलॉल ड्रग लिखनी है। नाइट्रेट वाले जो आपकी क्लास है उसका आपको थोड़ा सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिख देना है कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, जो डायलेशन करने के हेल्प करते हैं और ब्लड फ्लो में हेल्प करते हैं और आई में जो डायलेट करते हैं, यानी जो आँखें होती हैं उनको डायलेट करने का वर्क करते हैं। स्मूथ मसल यानी इसको रिलैक्स करते हैं। इंडिकेशन क्या है? एंजाइना में इसका यूज़ किया जाता है, एमआई में इसका यूज़ किया जाता है और क्रोनिक हार्ट फेल्यूर में इसका यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको हार्ट मसल लिख देना है और ग्लूकोमा लिख देना है। इसके डोज को लिखने के बाद थोड़ा सा पोटेशियम चैनल ओपनर का आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिफाइन कर देना है। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसको थोड़ा थोड़ा आप कॉपी पर लिख लीजिए। फिर इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन और उसके बाद इंडिकेशन इसके डिफ़ाइन कर देना है कि आपको एंजाइना पेक्टोरिस में इसका यूज़ किया जाता है और बहुत सी हार्ट डिसीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। एक आपका टॉपिक है ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, यानी सबसे पहले देखेंगे शॉक क्या होता है। शॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें टिश्यू और सेल के पास ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिस कारण सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं और सेल के फंक्शन इम्प्रॉपर हो जाएंगे, सेल में इंजरी हो जाती है, जिस कारण पूरी बॉडी शॉक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं शॉक। फिर ट्रीटमेंट ऑफ शॉक क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट दो तरीक़ों से किया जाता है। एक होता है प्राइमरी थेरेपी और एक होता है सेकेंडरी थेरेपी। प्राइमरी में क्या होता है? इसमें हम डिसीज़ होने के कॉज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, यानी जिस रीज़न से यानी डिसीज़ हो रही है उसको मैनेज करने के लिए हम कोशिश करते हैं, लाइक हीमोरेज इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन। फिर सेकंड आपका क्या है? इसमें हीमोडायमिक डिस्टरबेंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हीमोडायमिक क्या होता है? यानी जो ब्लड फ्लो की प्रोसेस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर इसमें जो ड्रग यूज़ की जाती हैं, सिम्पैथोमिमेटिक एमीन्स वाली ड्रग इसमें यूज़ की जाती हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, डेक्स्ट्रॉन्स यूज़ किए जाते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकागोन इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो थोड़ी सी आपको ड्रग लिख देनी है जो सिम्पैथोमिमेटिक है, जिसमें आती हैं नॉर एड्रीनालिन, एड्रीनालिन, डोपामिन, डोब्यूटामिन ड्रग आती है। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड यह प्रकार का हार्मोन्स होता है जो एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन सभी प्रकार के एलर्जी को सप्रेस करता है, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस और प्रिवेंट लीकेज ऑफ कैपिलरीज। इंडिकेशन इसके बता देने हैं कि इसमें शॉक में यूज़ होता है, यानी शॉक को ठीक करने में किया जाता है यूज़, एलर्जिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने में इनका यूज़ किया जाता है, अस्थमा को ठीक करने में। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसके? कॉन्ट्रा इंडिकेशन है लीवर जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं, यानी उनके साथ इसको नहीं देना चाहिए, और फंगल इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ मेलाइटिस होने पर भी जो आपकी ड्रग थेरेपी फॉर शॉक वाली जितनी भी ड्रग हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर आपका एक चैप्टर नंबर 6 टॉपिक है, यानी चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है एंटीकोगुलेंट। जब ब्लड में ब्लड क्लॉट बन जाते हैं तब एंटीकोगुलेंट ब्लड में ब्लड क्लॉट बनने से प्रिवेंट करते हैं। यदि ब्लड क्लॉट बन भी जाते हैं तो ये उसके साइज को बड़ा होने से रोकने का वर्क करते हैं, जिसको हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी हैं, यानी ये ब्लड में सॉल्युबल होते हैं, ब्लड की हीमोलिसिस होने से बचाते हैं और ये ब्लड को फ्लूइड कंडीशन में रखने का वर्क करते हैं। बहुत से एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जैसे EDTA, हिपेरिन, सोडियम सिट्रेट, डबल ऑक्जेलेट, ACD, CPD, ये सब आपके एंटीकोगुलेंट होते हैं। फिर इनका जो क्लासिफिकेशन है इन विट्रो एंटीकोगुलेंट ये क्या होते हैं? हिपेरिन,
सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम सिट्रेट होते हैं। फिर जो इन विवो एंटीकोगुलेंट होते हैं जिनमें इंजेक्टेबल होते हैं हिपेरिन, डाल्टीपेरिन, नेड्रोपिन। और जो बी होते हैं आपके बी क्लास के ओरल एंटीकोगुलेंट जिसमें काउमेरिन्स वाले क्लास में क्या आती हैं, वारफेरिन, कॉमेक्रॉल और डाइकोमेरॉल जो ड्रग होती है वह आ जाती है। इंडेनिडियोन्स में फेनिडियोन, एनिसिनडियोन, ब्रोमिडियोन ड्रग आती हैं। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी, आप बोर हो जाएंगे। आप बोले थे ना कि आप इसके टॉपिक थोड़े थोड़े समझा दीजिए, तो मैं वही कर रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं और इसके थोड़ा से क्लासिफिकेशन जो कुछ है, इंडिकेशन है, वो उसको समझा रहे हैं। इंडिकेशन अनस्टेबल एंजाइना और जो हार्ट फेल्यूर होता है उसमें यूज़ किया जाता है, एम्बोलिज्म में, हार्ट सर्जरी में, ब्लड वेसल में, और इसके काउंटर इंडिकेशन बहुत दिए गए हैं। रिसेंट ट्रॉमा में इनका यूज़ नहीं किया जाएगा, रिसेंट सर्जरी में भी नहीं किया जाएगा, जो स्ट्रोक होता है उसमें भी नहीं, और बहुत सी इसमें डिसीज लिखी हुई हैं। इनका डोज क्या है? डोज है 5000 से 10,000 यूनिट पर ml और वारफेरिन का 5 से 10 mg पर डे। फिर आपका चैप्टर नंबर 7 में जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह आपका है एक्सपेक्टोरेंट। द ड्रग आर यूज टू ट्रीट प्रोडक्टिव कफ आर कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट। यानी जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, जब उसमें स्पुटम आ जाता है, खांसने में प्रॉब्लम होती है, तब इस प्रकार के एजेंट खांसने में आसानी करते हैं, जिन्हें एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। एक्सपेक्टोरेंट कैसे यानी एक्शन शो करते हैं जो ड्रग होती हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टोरेंट, फिर उसके बाद इंक्रीज ब्रोंकाइल सिक्रेशन, स्टूमुलेट द कीमो रिसेप्टर, मोर कफ प्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पुटम। इस क्रिया के द्वारा आपका जो कफ होता है वह बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसमें ड्रग यूज़ की जाती हैं फेरेंजिल डिमोसेंट में लोजेंजेस, सिरप, ल्यूकिराइज, ग्लिसरीन यूज़ किए जाते हैं। एक्सपेक्टोरेंट में सबसे पहली क्लास आती है सिक्रेशन इन्हेंसर, जिसमें पोटेशियम आयोडाइज और पोटेशियम सिट्रेट, बसाका, टोल्यूबाल्सम, NH4Cl, सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट का यूज़ किया जाता है। म्यूकोलाइटिक में ब्रोमोहेक्सिन और एम्ब्रोएक्सोल, एसिटाइसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन ड्रग यूज़ की जाती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन को आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि मेरी वीडियो पूरी ऐसी पड़ी हुई है जिसमें हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है। आप इसका सिर्फ अगर आप डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ बहुत आप लिख पाएंगे। चैप्टर नंबर 8 है आपका एंटीमेटिक वाला, यानी वह ड्रग जो वॉमिटिंग और नोज़िया को ठीक करने में यूज़ की जाती हैं, एंटीमेटिक ड्रग कहलाती हैं। इनका क्लासिफिकेशन क्या है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, जिसमें हायोसिन डाइसाइक्लोमिन ड्रग आती है। H1 एंटीहिस्टामिनिक्स में प्रोमिथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन, साइक्लिजिन ड्रग आती है। और थर्ड है आपका क्लास न्यूरोलेप्टिक, जिसमें क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल ड्रग पूछी जाती है। फिर प्रोकाइनेटिक ड्रग में मिटोक्लोप्रामाइड, फिर डोमपेरिडोन। फिर फिफ्थ में आपका है 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जिसमें ओंडेनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन आपको ड्रग लिखनी है। लास्ट क्लास है एडजॉइंट एंटीमेटिक्स, डेक्सामेथासोन, बेंजोडाइजिपिन, कैनाबिनॉइड्स ड्रग आती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका? यह ड्रग नर्वस सिस्टम पर वर्क करती हैं। यह ब्रेन में प्रेजेंट जो मेडुला होता है, ब्रेन में मेडुला प्रेजेंट होता है, उसको ब्लॉक कर देती हैं, जिस कारण वॉमिटिंग और नोज़िया नहीं आती है। इंडिकेशन वही आपको लिखने हैं, वॉमिटिंग, नोज़िया और मोशन सिकनेस को ट्रीट करने में, और एनेस्थीसिया देने से पहले इन ड्रग को दिया जाता है। मॉर्निंग सिकनेस, यानी जो मॉर्निंग में आपको चक्कर आते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको चक्कर आते हैं, उनको ठीक करने के लिए इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, ग्लूकोमा में इनका यूज़ नहीं किया जाएगा। लीवर डिसीज़, पार्किंसनिज्म में इनका यूज़ नहीं किया जाएगा। फिर लैक्सेटिव और परगेटिव, यानी वह ड्रग जिनका यूज़ कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में किया जाता है, लैक्सेटिव ड्रग कहलाती हैं।
यह ड्रग स्टूल को सॉफ्ट कर देती हैं, यानी जो बॉडी का बाउल मूवमेंट होता है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं, जिससे स्टूल आसानी से पास हो जाता है, जिनको कहते हैं लैक्सेटिव। और परगेटिव क्या होते हैं? यदि लैक्सेटिव की डोज को बढ़ा दिया जाए तो स्टूल बिल्कुल जो डायरिया की तरह पास होगा, जिसको कहते हैं परगेटिव। इसमें भी कुछ ड्रग को ऐड किया है हमने। बल्क फार्मिंग में आती है वरान, फाइलियम यानी साइलियम, स्पागुला, मिथाइल सेलुलोज ड्रग आ जाती है। इसमें जो स्टूल सॉफ्टनर ड्रग होती हैं उसमें डॉक्यूसेट, लिक्विड पैराफिन जो ड्रग होती है वह यूज़ किया जाता है। स्टूमुलेंट में सेना, कैस्टर ऑयल। ऑस्मोटिक परगेटिव में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ड्रग का यूज़ किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन बल्क फार्मिंग का क्या है? यानी ये ड्रग स्टूल के बेड एंड साइज़ को इंक्रीज़ कर देती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके, और स्टूल को सॉफ्ट कर देती हैं। फिर जो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं इनका यूज़ जो होता है स्टूल को सॉफ्ट करने में किया जाता है। ये स्टूल को और ज़्यादा सॉफ्ट बना के बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। इनका इंडिकेशन क्या है? टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, सर्जिकल प्रोसीजर, रेडियोलॉजिक जो एग्जामिनेशन होता है उसमें यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी इनका कोई प्रॉपर कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। डायरेटिक्स, चैप्टर नंबर 9 आपका है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स इज एनी सब्सटेंस दैट प्रोमोट डायरेसिस, यानी अधिक पेशाब होने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको कहते हैं डायरेटिक्स। डायरेटिक टैबलेट को बोलचाल की भाषा में वाटर टैबलेट भी कहा जाता है। ऑल डायरेटिक्स इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनी। कॉमन यूज़ ऑफ डायरेटिक्स यानी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में, हार्ट डिसीज़ में, ओडिमा के ट्रीटमेंट में, डिक्रीज बॉडी फ्लूइड यानी यूरिनेशन को इंक्रीज़ करने में इनका यूज़ किया जाता है। इनका क्लासिफिकेशन क्या है? लूप डायरेटिक्स, जिसमें आता है सल्फामॉल डेरिवेटिव, फ्रूसिमाइड, ब्यूमेटनाइट, टोरासिमाइड ड्रग आपको लिखनी है। ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स में मर्सेलाइल और फिनॉक्सी एसिटिक एसिड में आपको इथाक्राइनिक ड्रग लिखनी है। मीडियम इफिशिएंसी डायरेटिक्स में आपको लिखना है थियाजाइड, क्लोरथियाजाइड, यानी थियाजाइड आपकी क्लास है जिसमें क्लोरथियाजाइड, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, साइक्लोथियाजाइड और बहुत सी ड्रग इसमें लिखी हुई हैं। थियाजाइड लाइक डायरेटिक्स में आपको मेटालोजोन, सेपीमाइड ड्रग लिखनी है। फिर आपका आता है वीक डायरेटिक्स। वीक डायरेटिक्स में आपको लिखना है कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर, इसमें एसीटोजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, डाइक्लोफेनामाइड आपको ड्रग लिखनी है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में स्पाइरोनोलेक्टोन, ट्रायामेट्रिन, एमिलोराइड ड्रग लिखनी है। ओस्मोटिक डायरेटिक्स में मैनिटॉल, आइसोसोर्बाइड, ग्लिसरीन, एक्जेंथिन डेरिवेटिव में थियोफाइलिन ड्रग लिखनी है। इंडिकेशन क्या है इसके? हाइपरटेंशन, ओडिमा, डायबिटीज़ में इसका यूज़ किया जाता है और CHF में इसका यूज़ किया जाता है। हाइपरकैल्सीमिया में इसका यूज़ किया जाता है, पॉइजनिंग में। फिर जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलमिया में इनका यूज़ नहीं किया जाता है। इनका जो भी डोज है आप एक बार देख लें। थोड़ा सा इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, इसको भी आप एक बार ऐसे स्लो में इसको पढ़ लें, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 10 आपका आता है हार्मोन्स एंड हार्मोन्स एंटागोनिस्ट। हार्मोन्स वह सब्सटेंस होते हैं जो स्पेशल टाइप की सेल के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, जिसमें पहला आपका हार्मोन्स होता है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। पिट्यूटरी जब हो यानी जो पिट्यूटरी है जब TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज़ करती है, तब ये थायराइड ग्लैंड को हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए एक्टिवेट कर देता है। थायराइड जो ग्लैंड होती है वह 3 हार्मोन्स रिलीज़ करती है। पहला आपका होता है T3 जिसको ट्राईहाइड्रोथायरोनिन कहते हैं, और T4 थायरोक्सिन। फिर जो कैल्सीटोनिन जो होता है आपका हार्मोन्स उसको रिलीज़ करता है थायराइड हार्मोन यानी थायराइड ग्लैंड। ये आपका थायराइड हार्मोन का थोड़ा सा इंट्रो हो गया। इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? यह इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी ये BMR रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, और ये आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इन्हीं की हेल्प से होता है।
और फैट का मेटाबॉलिज्म, जितने प्रकार के मेटाबॉलिज्म हैं वे सब इसी से होते हैं। आपके जो थायराइड हार्मोन होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। फिर इनके कुछ पैथोलॉजिकल रोल क्या हैं। इनका हाई लेवल अगर हो जाता है थायराइड हार्मोन का तो क्या इंडिकेट करता है, यानी अगर हाई लेवल हो जाएगा तो आपका यह हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और इसमें डिप्रेशन, फीलिंग टायर्डनेस और हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ड्राई स्किन, एक्सेसिव जो फॉरगेटफुलनेस होता है वह कॉज हो जाएगा, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिसीज अगर हाई लेवल हो जाएगा आपका थायराइड हार्मोन का। अगर लो लेवल हो जाएगा तो जिसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी वेट गेन यानी वज़न बढ़ जाएगा, इंक्रीज एपेटाइट भूख बढ़ जाएगी और रेस्टलेसनेस, डायरिया और स्वेटिंग, स्लीप प्रॉब्लम होने लगेगी। फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी वह ड्रग जो डायबिटीज़ मेलाइटिस को ठीक करने के लिए दी जाती हैं उनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। क्लासिफिकेशन इनका क्या है, सल्फोनाइल यूरिया में फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग आती हैं एसीटोजोलामाइड, टोलब्यूटामाइड, कार्ब्यूटामाइड। सेकेंड जनरेशन में ग्लिमिडिन, ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लिमिप्राइड ड्रग आ जाती है। बाइगुआनिड ड्रग में वूफार्मिन, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन ड्रग आती है। थियाजोलिडो यानी जोलिडीन डियोन्स में आती है। पियोग्लिटाजोन, सिग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन ड्रग आती है। फिर उसके बाद अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर में मिग्लिटाल, बोगलीवोस ड्रग आपको इसमें क्लासिफिकेशन में लिखनी है अगर आपका टॉपिक पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 11। दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही हैं। हम इस वीडियो को लगभग देख लीजिए कितनी देर इसमें पीडीएफ तैयार किए हैं, उसके बाद आपको पूरा सिलेबस जितना है एक शॉर्ट वे में आपको समझा दिए हैं। अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है तो दोस्तों आप मेरी अदर वीडियो को देख लें। हिस्टामिन एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि अमीन ग्रुप के अंदर आता है। हमारी बॉडी की सभी सेल्स के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है हिस्टामिन। जब बैक्टीरिया एंड वायरस बॉडी में इंटर करता है तब ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। हिस्टामिन होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट H1 होता है वो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है। सेकेंड वाला जो होता है गैस्ट्रिक एसिड का सेक्रेशन करता है। थर्ड वाला सेंसिंग नर्व को स्टिमुलेट करता है और फोर्थ वाला एलर्जिक एंड इन्फ्लामेशन को और ज़्यादा खतरनाक कर देता है। इनके फिजियोलॉजिकल रोल हैं ऑन सीएनएस, यानी सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं। सीवीएस यानी इसमें डायलेट करते हैं ब्लड वेसल को और इन्फ्लामेशन और एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करते हैं। इनके कोई क्लिनिकल यूज़ नहीं है। 5HT3 यानी 5HT केवल होता है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये अमीन एसिड ट्रिप्टोफैन से सिंथेसाइज होता है। यह अधिक मात्रा में एनिमल एंड प्लांट में पाया जाता है। इसकी अधिक मात्रा इंटेस्टाइन, प्लेटलेट्स एंड ब्रेन में पाई जाती है। इनका जो फिजियोलॉजिकल रोल है सीबीएस पर होता है और ब्लड वेसल ऑन हार्ट यानी हार्ट पर भी एक्शन शो करते हैं और स्मूथ मसल पर यूट्रस को यानी कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया कराने में और सीएनएस में इनका यूज़ होता है। एलर्जिक एंड इन्फ्लामेशन जो कॉज होता है यानी एक्शन होता है वह सब सेरोटोनिन के कारण ही होता है। चैप्टर 12 है आपका बहुत ही आसान। 2 टॉपिक्स इसमें है। एंटी ट्यूबरकुलर यानी वह ड्रग जो टीबी के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहलाती हैं। और यह ट्यूबरकुलोसिस जो होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। इनका क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट लाइन में जो ड्रग आती हैं उनको आपको लिख देना है, सेकेंड लाइन जो ड्रग हैं उनको ऐड कर देना है, फिर न्यूअर ड्रग्स में आपको न्यूअर ड्रग को लिख देना है। इंडिकेशन भी बहुत आसान लिखे हैं हमने, एक बार इनको पढ़ के आप समझ लीजिए। एंटी मलेरियल ड्रग्स यानी वह ड्रग जो मलेरिया को ठीक करने के लिए दी जाती हैं एंटी मलेरियल ड्रग कहलाती हैं। मलेरिया लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है जो फीमेल एनोफिस मॉस्किटो के द्वारा होती है। इसका क्लासिफिकेशन देखिए, 4 एमिनो क्यूनोलिन्स वाली ड्रग्स, क्यूनोलिन, मिथेनॉल जैसे मिफ्लोक्विन, सिंकोना एनकेलॉइड इसको ऐड किया है हमने, वाइगुआनिड और डाई अमीनो पायरामिडीन्स
8 अमीनो क्विनोलेंस और इसमें सल्फामाइड एंड सल्फोन ड्रग को ऐड किया है। इसका इंडिकेशन मलेरिया, एमोइबियासिस, जियार्डियासिस इसमें यूज़ सब किया जाता है मलेरिया वाली ड्रग का। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें भी लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आपका जो भी शॉर्ट में ओवरव्यू हम पे हो सका हमने आपको बताया, और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको हमने दिए हैं, और आपको एक वीडियो देंगे जो मल्टीपल चॉइस वाली क्वेश्चन होगी, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। आप उनको जब याद करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। इसमें जो हमने आपको बताया ये आपकी पूरे 90 पेज की PDF थी, हमने आपको बहुत जल्दी ही समझा दिया। तो वीडियो देखकर हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।